दोस्तों, आज का विषय यह है कि दक्षिण एशिया में शांति होनी चाहिए या नहीं। आप तो जानते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण देश भारत का नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते दक्षिण एशिया के कई देशों की यात्रा मैंने की। उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने कवर किया, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो दूर 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 या मालदीव हो। तो वहाँ की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जब जब पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पैदा हुआ, मैं गया। मैंने भूटान की भी यात्रा की और बहुत बाद में जो शामिल हुआ है देश अफगानिस्तान, वहाँ भी जाकर काबुल जाकर के मैंने यात्रा की। और बांग्लादेश की प्रसव पीड़ा को तो मैंने देखा ही है, उसका साक्षी बना। तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के नेपाल को छोड़ करके लगभग सभी देशों को मैंने काफी देखा है। हालांकि नेपाल भी गया हूँ, लेकिन उसकी जो राजधानी है काठमांडू, वहां नहीं जा पाया, लेकिन उसके जो तराई के इलाके हैं वहां गया, विराटनगर जैसी जगह में। जब हम लोग दक्षिण एशिया या दक्षेश की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में सार्क कहते हैं, इसकी स्थापना राजीव गांधी के जमाने में हुई थी, उसे भी मैंने कवर किया था। और इसके बाद जहाँ जैसे पाकिस्तान में एक बार पाकिस्तान भी हुआ, वहां भी इसका सम्मेलन हुआ, दक्षिण सम्मेलन, उसको भी मैंने कवर किया। राजीव गांधी वहां भी गए थे, जहां तक मुझे याद है शायद 89 का किस्सा है। भारत में बेंगलोर में हुई और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जूनियर जो, वो आए थे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति वो या कह सकते मुख्य अतिथि थे। तो इस तरह से मैंने दक्षिण एशिया के थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश की, उसको जाना। तो देखिए, आज की इस वार्ता के हम 2-3 हिस्से करते हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊंगा कि बांग्लादेश। अब देखिए, क्योंकि मैंने 71 में बांग्लादेश की लड़ाई को पूरा कवर किया, यानी आप कह सकते हैं कि मई 1971 से लेकर के और दिसंबर 71 और इसके बाद 72 में मैं वापस आया। तो आपको उस समय की कुछ कतराने मेरे पास रह गई हैं, अभी भी थोड़ी सुरक्षित है। तो देखिए, मैं वो बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि उस समय कैसे लड़ाई लड़ी जाती थी, कैसे हम जर्नलिस्ट लोग उसे कवर किया करते थे, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वार कॉरेस्पॉन्डेंट या युद्ध संवाददाता। तो देखिए, एक मैं कथन आपके सामने रख रहा हूं, यानी बांग्लादेश का युद्ध कैसे लड़ा गया। ये इसमें मैंने पूरा विस्तार से, ये कई हैं, एक चीज नहीं। उस समय देखिए, मुक्तिवानी के नाम आपने सुना होगा, जो कि बांग्लादेश की लिबरेट कराने में, उसको मुक्त कराने में मुक्तिवानी की भूमिका रही। हालांकि भारतीय सेना का इसे पूरा समर्थन था, ये भी एक वास्तविकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा जैसोर की मुक्ति यात्रा। जैसोर एक बड़ा भारी एक प्रोविंस है तो बांग्लादेश का, वहीं से मैंने पूरा कवर किया। उस समय दिनमान के लिए कवर किया मैंने जैसोर की मुक्ति यात्रा। ये था बांग्लादेश के युद्ध कई तरह से लड़े गए, कई चरणों में लड़े गए। मैं था अगरतला, जो कि बॉर्डर टाउन है और अगरतला की राजधानी भी है। तो बगल अगरतला और बांग्लादेश का कुमिल्ला बिल्कुल आमने सामने है, मतलब पास ही में है। तो वहाँ का अखौरा बॉर्डर पर मैं रिपोर्टिंग में वहाँ कर रहा था। 1-2 बार तो मैं, आप कह सकते हैं कि मौत के मुंह से भी मैं बचा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि जैसोर या खुलना में
में रिपोर्टिंग कर रहा था, और कांटेक्ट जोन के बाद एक आई टू आई बॉल कांटेक्ट होता है, जहाँ सेनाएं आमने सामने होती हैं। तो मैं और कुछ एक दो जापानी पत्रकार, हम 2-3 लोग जोश में आकर, यानी 71 में तो आप समझ लें कि दिसंबर 71 में तो काफी हम यंग थे, आज मैं 77 का हूँ, और उस समय आप अंदाज लगा लीजिए कि मैं कितने का रहा हूँगा। तो हम 3-4 लोग जोश में बिल्कुल सामने चले आए, जैसे कि बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी सामने दिखाई दे रही है, और एकदम से क्या हुआ कि फायरिंग शुरू हो गई, इधर से भारतीय सेना की और उधर से पाकिस्तानी सेना की। तो इसे बोलते हैं क्रॉस फायर। तो क्रॉस फायर में हम गिर गए, ये सब मैंने लिखा है, क्रॉस फायर में हम गिर गए। किसी भी क्षण हमें गोली लग सकती थी। इसी बीच एक भारतीय टैंक आया तेजी से, और उसने पीछे से एक तरह का ऑर्डर आया कि इस टैंक के पीछे पीछे चलो, नहीं तो मर जाओगे, यू विल गेट किल्ड। और हम तीनों चारों उस टैंक के पीछे पीछे चलने लगे, और बिल्कुल जान हथेली पर, किसी भी क्षण हमें एक गोली लग सकती थी, कुछ हो सकता था। खैर 10-15 मिनट तक यही आलम रहा, और तब जो क्रॉस फायरिंग ठंडी हो गई, शांत हो गई, उस समय मिलिट्री जीप आई और हम लोगों को वापस बेस कैंप ले जाया गया। वहाँ जो मेजर जनरल थे, और वो समय मुझे याद है जनरल जेकब थे, जो बाद में पंजाब के गवर्नर भी बने, उन्होंने तब बड़ा डांटा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, अगर एक भी मर जाता आप लोगों में से तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देती हो जाती, क्या कर सकते हैं आप बिना, यानी हमें आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना की जो नियम कानून कायदे से उसको तोड़ा और जोश के अंदर है। तो ऐसे भी समय आए, थोड़ा बॉर्डर पे भी एक बार मरते मरते बच्चा, और आप ताजुब करेंगे थोड़ा बॉर्डर में बिल्कुल हम जो MLA रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, एक बार तो मुजीबुर रहमान के जो बेटे कमाल, जो कि बाद में सेना ने मार दिया था, विद्रोही सेना ने 75 में, तो वो मेरे कमरे में आके रुका करते थे, और उसका भी जिक्र है कमाल। और बाद में वही कमाल ढाका प्रेस क्लब में 72 में, जनवरी 72 में मिली, वहीं पर जब बांग्लादेश आजाद हो गया, बांग्लादेश बन गया, उसका जन्म देखा मैंने, यानी एक नए राष्ट्र का उदय, उसकी प्रसव पीड़ा को देखा, उसके जन्म को देखा, और नया राष्ट्र कैसे बनता है उसी पूरी प्रक्रिया को देखा। मैंने अपने जीवन में 2 राष्ट्रों को जन्म लेते देखा, एक तो बांग्लादेश और दूसरा नामीबिया। उसको मैं उस समय वहीं था, उसकी राजधानी विंडूक में, और हमारे साथ मेरे उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे VPC, उनके साथ में गया था, मतलब पत्रकारों के साथ, नहीं अकेला। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि उस समय कमाल ढाका प्रेस क्लब में मिले हम लोग थे, और भी लोग थे, और बड़ी जमकर बातें हुई, क्योंकि एक नए राष्ट्र के जन्म के किस्सा। अब इसे एक बात साफ हो गई कि जो धर्म, जिसके बारे में कहा जाता है कि धर्म राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्र को एकजुट रखता है, ये मिथ्या जो टूट गया। अगस्त 1947 में धर्म के नाम पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, और वही जनवरी दिसंबर 16 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर 1971 में उसी के अभिवादन भी हो गया। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान में भी सुन्नी थे मेजॉरिटी में, और सुन्नी बांग्लादेश में भी थे, जिसको उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। यही ये भी बतला दूं मैं आपको साथ साथ कि जैसे इराक और ईरान दोनों शिया हैं, लेकिन लड़ रहे, 8 साल तक लड़े वो सद्दाम हुसैन के जमाने में। और मैं ईरान भी गया था, ईरान भी गया हुआ हूँ, उस समय कम से कम आधे 5 या 6 लाख ईरानियों का खून बहा, बल्कि शायद ज्यादा का। तो अब ये कहना कि सब धर्म ही एक किसी भी राष्ट्र को बना सकता है या उसका एक मात्र फैक्टर होता है, ये मध्ययुगीन धारणा है जो कि आज नहीं चल सकती है। ये एक अलग बहस की बात है, मैं उसमें अब नहीं जाऊंगा। इसी तरह अब पाकिस्तान की तबाह, मैंने पाकिस्तान की यात्राएं 6-7 बार की,
मेरी पहली यात्रा आपको ताजुब होगा ये जानकर 1987 में 1987 में हुई। और उस समय कौन थे? तानाशाह जियाउल हक। तो साहब जिया साहब के जमाने में मैं पहली बार पाकिस्तान गया, लाहौर उतरा और लाहौर के बाद फिर लाहौर में रहा 4-5 दिन। इसके बाद रावलपिंडी गया, रावलपिंडी फिर इस्लामाबाद और इसके बाद कराची, फिर कई जगह गया। तो पहली यात्रा तब हुई। तो दूसरी यात्रा तब हुई जब जिया साहब का यानी कि हादसे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद जब नई सरकार आई और उस नई सरकार में मुजीबुर रहमान बेनजीर भुट्टो वो प्रधानमंत्री बनी। उस समय भी मैंने उसको कवर किया 2-3 बार। ऐसा कि मैंने बताया कि सार्क का सम्मेलन हुआ और वहां पर उसे कवर किया। मुझे उस समय की घटना याद है क्योंकि तो अशांति की वार्ता चल रही है। तो उस समय मैंने ये कह सकते हैं कि शायद वो नेपाल के कहीं के थे राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने जिया साहब के जमाने की बड़ी तारीफ कर दी। तो बेनजीर भुट्टो जो प्रधानमंत्री थी उस समय और हमारे प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे राजीव गांधी, और हम लोग आगे आगे बैठे हुए थे। वो तो बेनजीर भुट्टो ने माने पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने चमक करके कहा कि अरे आप क्या जानते हैं तानाशाही किसे कहते हैं, ये हमने देखा है। अब आपने बड़ी मुश्किल से हम लोकतंत्र आए हैं और अब इस समय तानाशाह को याद किया जा रहा है। तो मतलब काफी नाराज हुई। तो उनको फिर शांत किया गया और धीरे धीरे सम्मेलन फिर ठीक ठीक चलने लगा। कहने मतलब वो समय भी देखा है हमने। तो इसके बाद श्रीलंका जाफना से लेकर कोलंबो तक मैंने कवर किया। जब तमिल इलम जिसे तमिल टाइगर बोला करते थे, एक तरफ वो थे और वो चाह रहे थे कि श्रीलंका का विभाजन हो जाए। ये इंदिरा गांधी के जमाने का किस्सा है। और जाफना जहाँ लिट्टे यानी तमिल टाइगर्स वहाँ थे, काफी एक्टिव थे और उन्होंने कोलंबो के शासन को चुनौती दी थी। उसे कवर किया। जाफना गए 2 बार और इसके बाद कोलंबो गए। कोलंबो तो मैं कई बार गया। और एक खास समय मुझे याद है कोलंबो की घटना कि जब मैं राजीव गांधी के साथ था और श्रीलंका और भारत के बीच एक संधि हो रही थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को लेकर के भी। और उस दिन आपको शायद याद है 1987 जुलाई 1987 का किस्सा है ये। तो जिस दिन हम वापस स्वदेश आने वाले थे उस दिन वो अपने राजीव गांधी वो गार्ड का इंस्पेक्शन कर रहे थे। और आपको शायद याद हो कि पढ़ने को मिलेगा उस समय वहां के एक नाविक ने, नौसेना के एक सैनिक ने उन पर राइफल बट से हमला कर दिया। और हम लोग पहले ही कार में प्लेन में आकर के बैठ गए थे। इसी बीच पता लगा कि इससे कोई अफवाह उड़ी, आप सेना ने विद्रोह कर दिया, श्रीलंकी सेना। तो हम लोग सब उसमें थे, अरे क्या हुआ, कहीं हम लोग उड़ सकेंगे या नहीं। इसी बीच ये भी पता लगा कि राजीव जी आ गए और आते ही उन्होंने बताया कि हाँ थोड़ी सी मामूली सी खरोंच सी आई है। और उन्होंने यूँ करके दिखाना शुरू किया। मैंने अभी भी लिखा है 3-4 दिन पहले उनके बारे में कि कितने वो मस्त आदमी थे, उनको परवाह नहीं, उन्होंने दिखा दिया कि थोड़ा सा है जवाब, ठीक है चल। माने इतना जबरदस्त वो प्रधानमंत्री व्यक्ति थे, दिलदार माने बिल्कुल, और मासूम भी थे। लेकिन खैर वो एक अलग किस्सा है। तो मैंने श्रीलंका को कवर किया। आखिरी बार एक बार कुमार गुजराल के साथ गया। एक बार मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान का उपाध्यक्ष था, तब गया कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में क्या हो सकता है। और एक मैंने एक पीठ की स्थापना कराई। वहाँ लोग काफी हिंदी को पसंद करते हैं, ये आपको बता दूं। और हिंदी के सीरियल उस जमाने में काफी लोकप्रिय थे। फिर गया तो श्रीलंका के बाद मैं ये बताऊं 1987 में काबुल जाने का मौका मिला, उसको कवर करने का। मैं था न्यूयॉर्क टाइम्स के कई जगह के पत्रकार, हम 4-5 पत्रकारों का एक ग्रुप
वहां गया हुआ था। और बिल्कुल क्या उस समय तो लड़ाई की तरह समझिए, हालांकि सोवियत समर्थित वहां पे नजीबुल्लाह की सरकार थी उस समय, लेकिन आतंक तो उस समय भी था। मतलब ये आप कह सकते हैं कि शांति फैली हुई थी उस समय। तालिबान और मुजाहिदीन वो काफी जबरदस्त थे, एक्टिव थे। खैर, तो उसको कवर किया। एक बार एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारे होटल जहाँ इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ बिल्कुल बम ही गिरा दिया गया। उसकी भी एक कटिंग मेरे पास है, आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने लिखा था कि ये न्यू न्यू सोसाइटी खंडरों से जन्म लेता एक नया समाज। ये इंग्लिश में लिखे कई आर्टिकल उस समय मैंने, ये है, इसके बाद ये है, ये है। तो उस समय क्या हुआ कि यानी अफगानिस्तान में वाकई एक जबरदस्त परिवर्तन आ रहा था। उस सोवियत समर्थित जो सरकार थी वहां पर, तो हमने गांव में जाकर के देखा कि लैंड रिफॉर्म्स जबरदस्त वहां पर उसमें हो गए थे। औरतें काम करने लगी थी, फैक्ट्री में काम करने आ रही थी। वही चिकन मार्केट था उस जमाने में, तो बिल्कुल मॉडर्नाइज, यानी आज जैसी स्थिति वहां नहीं थी। तो ये एक नया अनुभव था कि किस तरह से एक बिल्कुल, यानी अफगानिस्तान को आज भी बहुत मजबूत नेशन नहीं माना जाता। नेशन बनने की प्रक्रिया उस समय शुरू हुई थी, लेकिन आज तक अशांति है। आपने अभी देखा कि पिछले दिनों तालिबान और अमेरिका दोनों की भी शांति पर संधि हुई है, हस्ताक्षर हुए हैं कि भाई अब अफगानिस्तान में शांति हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी शांति का, उसका संधि का उल्लंघन तालिबान करते हैं। अब उसकी वो एक अलग कहानी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक बार माले गए, और माले कब गए, जो वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह हुआ। राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए भारतीय दूतावास में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद फिर हम लोग गए और उसको कवर किया कि कैसे हम लोगों ने वहाँ के राष्ट्रपति के समय प्राणों की रक्षा की, कैसे उन्हें फिर बाद में हम लोगों ने व्यवस्था बहाल की। ये राजीव गांधी के जमाने का किस्सा है। तो हम वहाँ गए 3-4 दिन के लिए, फिर इसके बाद भी चक्कर लगा। तो आप कह सकते हैं कि आज थोड़ा बहुत जो दक्षिण एशिया में शांति की इसलिए जरूरी है कि ये महत्वपूर्ण, एक तरह का आज महत्वपूर्ण शक्ति बनती जा रही है। देखिए नेपाल में, आज नेपाल के अंदर गणतंत्र है, लोकतंत्र है। 2008 में एक बड़ा परिवर्तन आया, राजतंत्र का अंत हुआ, और जो प्रगतिशील शक्तियां थी, जो कि एक दशक से संघर्षरत थी कि भाई ये राजशाही का अंत होना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, समाजवादी शक्तियां आनी चाहिए, प्रगतिशील शक्तियां थी। इसके बाद गणतंत्र हुआ, और आज वहाँ एक मजबूत, आप कह सकते हैं साम्यवादी सरकार है। हालांकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन पहले जब वहाँ राजशाही का अंत हुआ था, तो मुझे मालूम है कि भारत के कुछ लोगों ने बड़ी तकलीफ हुई थी कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र है वो भी समाप्त हो रहा है। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र क्या क्या राजा के होने से हिंदू राष्ट्र होता है क्या? राष्ट्र जनता से बनता है। जनता एक धर्म की नहीं होती है, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक नस्ल, अनेक रंग, अनेक भाषा, बहुधर्मी, बहुभाषी, ये सबसे मिलकर के एक देश बनता है, राष्ट्र बनता है, गणतंत्र बनता है। तो हम उसको एक धर्म की संकीर्ण नजरों से ही ना देखें। आज आपने देखा कि नेपाल में और भारत के बीच जो दशकों से एक अच्छे संबंध थे, उसमें थोड़ी सी कहीं कहीं त्रास आ रही है। नेपाल के जो नक्शा आया है उसमें कुछ भारतीय जो सीमांत क्षेत्र हैं उसको आपने दिखाया है। इसको लेकर चल रहा है, अभी विवाद चल रहा है, और मैं तो यही कामना करूंगा कि डिप्लोमेटिकली ये
रास्ता निकले। हालांकि लोगों ने यहाँ तो कई चैनल्स ने दिखाना भी शुरू कर दिया वो भारत की इतनी बड़ी सेना है और वो क्या है, उसके कुल 80,000 की सेना है और हमारी तो देखिए 12-13-14 लाख की सेना है। अरे यार, ये समय है जब आप नेपाल सेना के मामले में नेपाल और भारत की तुलना करें तो असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। ये चैनल्स ने चलाना शुरू किया, हमारे भारतीय चैनल्स ने, इससे वहां पे नाराजगी हुई। कुछ भक्तों ने ये भी कहा कि हिंदू ये भारत को चाहिए कि वो भी अपने नक्शे में संपूर्ण नेपाल को अपना हिस्सा दिखा दे क्योंकि हम हिंदू हैं, बड़े भाई हैं। अरे भाई, सवाल हिंदू मुसलमान का या नेपाल के हिंदू होने का नहीं है। सवाल तो ये है कि वो इस सॉवरन नेशन है, सॉवरेंटी, उसकी संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, उसको अपनी सीमाओं की रक्षा का पूर्ण अधिकार है। तो ये आप, और इसके साथ साथ वो एक लैंडलॉक कंट्री है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं उसके समुद्र से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, रेलवे हेड से भारत से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसी हालत में हम लोग ये कहें हम उसको भी अपना दिखा दें तो एक राज का शक्ल दे दें, ये कैसे हो सकता है? तो खैर इस तक कुछ हमारी भारत की कुछ संकीर्ण शक्तियां वो ये भी कह रही हैं, तो ये नहीं कहना चाहिए। ये हमको अब सवाल ये है कि एक जमाने में डॉक्टर लोहिया ने कहा था बहुत शुरू में, शायद 5वें दशक के अंत में या 6ठे दशक के शुरू में, कि सब एक महासंघ बनना चाहिए। उस समय बांग्लादेश तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी इन सब का एक महासंघ बन गया। और दक्षेश का, ये सार्क का जन्म भी इसीलिए हुआ था कि हम क्यों नहीं ये इसको एक तरह का वीसा फ्री एक जोन बना दें पूरे इस दक्षिण एशिया को। अन्य जैसे कि यूरोप को आप देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन, एक वीजा ले लीजिए और 13, 14, 15 देशों की आप यात्रा कर लीजिए। अब देखना तो ये है कि इस दक्षिण एशिया के लगभग सभी देश गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में, सब मामले में जो बेसिक इंडिकेटर हैं इसके मानव सभ्यता के और मानव विकास के, उसमें बहुत नीचे के पायदान पर है। तो ऐसी हालत में होना ये चाहिए कि हम सब लोग मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण इस दक्षिण एशिया में करें कि जहां एक आवागमन मुक्त हो। ठीक है, एक नेम से एक परमिट दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आज मुझे इम्फाल मणिपुर जाना है तो मुझे परमिट लेके जाना पड़ेगा, ऐसा है। नागालैंड जाना है तो लेना पड़ेगा कुछ, या मणिपुर जाना है, अभी मैं अरुणाचल गया था नवंबर में, तो वहाँ मुझे परमिट लेना पड़ा। तो ऐसा कुछ किया जाए तो इससे क्या होता है कि क्योंकि दक्षिण एशिया के साझे सुख और साझे दुख है, समान दुख और समान सुख है। ये ठीक है कि भारत, दक्षिण एशिया में भारत की आबादी, उसकी जनशक्ति, उसकी आर्थिक शक्ति, टेक्नोलॉजी हिसाब से बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, और भारत का उत्तरदायित्व बड़ा है। तो ऐसी हालत में हम थोड़ा उदारता के साथ आगे बढ़ें। पाकिस्तान में ठीक है कि वहाँ कुछ ऐतिहासिक कारणों से आज भी वहाँ एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। मैं पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कहा, 5-6 बार गया हूँ और पेशावर से और सिंध तक, कराची तक मैंने यात्राएं की, खूब नापा और देखा है कि वहाँ क्या क्या समस्या है। सिंध की अपनी समस्या अलग है, वो पठानों की अलग है, बलोचिस्तान की अलग है, पंजाबी जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसकी अपनी भाषा की अलग समस्या है। लेकिन ये ठीक है कि नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन सभी अपनी भाषाएं हैं। सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, ये सब है। तो वहाँ भी ऐसी गुर्बत, धर्म मजहब के नाम पर जो एक तरह की जहालत वहाँ पे मौजूद है, ये वास्तविकता।
क्योंकि पांचवें दशक के मध्य से सैन्य तानाशाही का वर्चस्व आज तक बना हुआ है। यानी सबसे पहले मोहम्मद अयूब ने विद्रोह किया था, लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त किया। फिर बाद में छठे दशक में याहिया खान आए आपके, फिर और कई पूरी सीधी चल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहने ये आसाम रोकता चुनाव होते हैं दिखाने के लिए, और इमरान साहब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सत्ता के जो असली डोर है वो सेना के पास ही है। तो उस नेपथ्य में रह करके, पर्दे के पीछे रह करके सेना पाकिस्तान का संचालन करती है। तो उनकी, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां लोकतांत्रिक शक्तियां नहीं है, लोकतांत्रिक चेतना नहीं है, जबरदस्त है लोकतांत्रिक चेतना। तो लोकतांत्रिक चेतना है, तो अब उसको मजबूत होने की जरूरत है। आपने बांग्लादेश में देखा किस तरह से बंधु मुजीबुर रहमान और उनके परिवार सब एक को छोड़ करके, शेख हसीना जी उस समय क्योंकि बाहर थी, देश से बाहर तो बच गई, बाकी पूरे परिवार सेना के एक टुकड़े ने विद्रोह किया, बगावत की, और बाद में सबको मुजीबुर रहमान और उनके परिवार का सफाई कर दिया। मैं गया उस घर में, धान मंडी में उनका वो घर हुआ करता था, और उन्होंने हालांकि इंदिरा जी ने उनको चेतावनी दी थी कि देखिए आपकी जान के खतरा है, आप सरकारी रेजिडेंस में जाइए, ये आपका जो धान मंडी में जो आपका घर है वहां पे आपको प्रोटेक्ट करना मुश्किल है हम लोग किसी के लिए भी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ही बच्चे हैं सेना, मुझ पर क्यों वार करेंगे, वो मेरे ही अपने हैं। अभी ये है राजनेता का गुण, स्टेट्समैन का गुण, कि विश्वास रखना अपनी जनता पर, अपनी सेना पर। यह अलग बात है कि सेना की एक टुकड़ी ने बगावत किया, हालांकि बाद में अब जाकर जिन्होंने बगावत की उनको सबको फांसी पर चढ़ा दी गई, लेकिन बगावत तो हुई। ये एक यथार्थ है, राजनीतिक यथार्थ है। और उसके बाद काफी समय तक, सालों तक वहाँ इंस्टेबिलिटी रही, सेना का कोई राज रहा तो वो भी, लेकिन अब क्या करके एक स्थिरता आई है। और पिछले 10-15 सालों से शेख हसीना प्रधानमंत्री वहाँ की हैं, तो एक स्टेबिलिटी वहाँ पे आ चुकी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसे देखिए वहाँ भी जबरदस्त गरीबी है, बहुत गुर्बत है कई मामलों के अंदर, कुछ मामलों में उनसे आगे भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के गरीबी, अशिक्षा, मृत्यु दर कितनी जबरदस्त है, बेरोजगारी, और अब तो कोरोना वायरस की वजह से हर जगह ये हालत हो रही है। हमारे देश में देख लीजिए, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हालत पहले ही खराब है। उसको तो हम लोग सभी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट। तो कहने का मतलब ये, लेकिन इस पृष्ठभूमि में क्या हम कोई नई व्यवस्था के बारे में नहीं सोच सकते बैठ करके? या श्रीलंका भी हो, माली भी हो, अफगानिस्तान भी हो, पाकिस्तान भी हो, हिंदुस्तान भी रहे, नेपाल भी रहे, कि अब सब अपनी संप्रभुता को अखंड रखते हुए लीडरशिप ये कहे कि नहीं, क्योंकि हमारे आंसू साझा हैं, हमारे सुख साझा हैं, हमारे दुख भी साझा हैं, हमारी पीड़ा भी साझा है। तो हमको एक ऐसे व्यवस्था, एक ऐसे तंत्र का निर्माण करना चाहिए जो इस देश के कम से कम 1.5 अरब से ज्यादा की है ये आबादी दक्षिण एशिया की, कि उसको रख सकें। मैं भूटान गया तो वो तो दुनिया का सबसे कहते हैं कि सुखद देश है, बाकी है इसमें कोई शक नहीं, हैप्पीएस्ट मतलब इसमें कोई शक नहीं। मैं गया वहां पर, देखा, इतने मतलब सोच नहीं सकती इतना सुंदर देश है वो। तो इस सब मिल करके, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो नई, वहाँ भी नई व्यवस्था आ गई है, प्रधानमंत्री के हाथ में
कि वहाँ पे बड़ी ताकत है। तो पहले नहीं थी, कुछ राजा नहीं कहा कि नहीं अब यहाँ लोकतंत्र आना चाहिए, क्योंकि राजा समझ गए कि भाई आने वाले समय में राजशाही बिल्कुल स्वेच्छाचारिता के साथ राज कहीं नहीं कर सकेंगे। इसलिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बड़े पॉपुलर हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, और वो तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं इलाज करने, आदमी प्रधानमंत्री का काम भी देखते हैं और इसके बाद इलाज करने चले जाते हैं। मैंने तो पूछा उनके बारे में, अच्छा वहाँ सब हिंदी बोलते हैं, ये भी ताजुब होगा आपको जान करके। मान लीजिए जहाँ जहाँ गया, इंटीरियर में गया, वहाँ भी हिंदी बोलने लगे, क्योंकि भारत, वहाँ की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था अलग है, इसलिए भारत का एक तरह से प्रोटेक्टेड स्टेट है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतना समान संस्कृति है, समान दूसरे प्रकार की भी समानताएं हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग मिल करके एक नई मैत्री का सूत्रपात करें। ये तरफ हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, उधर नेपाल के बैठे हैं, उधर भूटान के बैठे हैं, पाकिस्तान के बैठे हैं, अफगानिस्तान के आए, श्रीलंका से आए, माले के आए, और सब कहें कि कोशिश करें कॉमन करेंसी हो, कॉमन वीसा हो, आवागमन का सुविधा हो। तो जितना तो क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पोस्ट कोरोना जो सिनेरियो हो वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत सुखद नहीं है। और जाहिर है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था सबकी चौपट से हो गई है, हमारी कितनी चौपट हो गई आपने देखा पिछले दिनों, और अभी भी वही है कि हमारे श्रमिकों का कितना वो माइग्रेशन चल रहा है, लाखों लोगों का माइग्रेशन देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी ट्रेनें जो उनको ले जा रही हैं वो इतनी कई जगह इतनी वो हो गई हैं अव्यवस्थित कि जिसको जाना था गोरखपुर वो पहुंच गई राउरकेला, यानी अलग अलग दोनों दिशाओं में, जिसको जाना था कटिहार या पूर्णिया वो पहुंच गया। 40 ट्रेनें ऐसी हुई है कि जो कि अपने पथ पर ही रेल पटरी भूल गई। यानी ये कैसे हुआ, ये अव्यवस्था है। अगर मान लीजिए हम व्यवस्थित होकर के लॉकडाउन करते, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लॉकडाउन करते, तो हम ये इतनी इनस्टेबिलिटी, इतने मिसमैनेजमेंट नहीं होती। तो इससे सबसे बड़ा कष्ट किसको हुआ, वो हुआ हमारे माइग्रेंट वर्कर को, माने मजदूर किसानों को, समाज के अंतिम व्यक्तियों को। गांधी जी ने और शायद नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर किसी भी राज्य के विकास का स्तर इससे जाहिर होता है, यानी गवर्नेंस का भी, कि राज्य अपने समाज के अंतिम नागरिक के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, इससे राज्य का पता लगता है, इससे शासन का पता लगता है। हमारे जो माइग्रेंट वर्कर ने सड़कों पर कुचले जाते हैं, रेलवे ट्रैक पर कुचले जाते हैं, और रोजाना सड़क किनारे प्रसव हो रहा है, ट्रेन के अंदर हो रहा है, प्रसव हो रहा है। एक बिटिया बेचारी 15 साल की बिटिया अपने पिता को 1500 किलोमीटर गुड़गांव से चलती है, साइकिल से ढोती है और ले जाती है, क्योंकि बीमार था उसके पिता, और दरभंगा तक ले जाती। तो पासवान नाम क्या, मैं नाम बोलना पूरा, तो फोटो सब भी आ चुका। तो ये जो पीड़ा है ये बहुत ही मतलब त्रासदीपूर्ण है। तो ऐसी हालत में मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि आने वाला जो समय है, अगले 4-5 साल बहुत ही कष्ट में हो सकते हैं। ऐसी हालत में दक्षिण एशिया की जनता के कष्टों को कम करने के लिए, कम होने के लिए होगा कि हम ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करें, सारे नेता लोग मिलकर के देशों को, कि जहाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक सीमा के बाद पटरी पर ना उतर सके। मैं ऐसा मान करके करता हूँ, और इसके लिए सभी को उदारता दिखानी हो। भारत की जिम्मेदारी
पाकिस्तान की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। तो भारत क्योंकि सब इन अपने 7-8 देशों में सबसे बड़ा है, और इसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान को अपनी उदारता दिखाने में माने धार्मिक भेदभाव, सीमा के भेदभाव, इनको एक शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व करके और फिर एक होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अरे आप देखिए, जब बर्लिन वॉल का पतन हो गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों एक हो सकते हैं। दूसरे महायुद्ध 1945 में यूरोप के कितने देश तबाह हो सकते हैं और फिर से जागृत हो सकते हैं। नवनिर्माण देखिए आप क्या हालत है, जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की, कितने ही है। तो क्या हम लोग वो सुधारता का, वो एक अच्छी लीडरशिप का परिचय नहीं दे सकते? इसलिए मैं शिद्दत के साथ ये महसूस करता हूँ कि हम अधिक से अधिक पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एक अवाम से अवाम का नाता सीधा, इसमें लेखक भी हो, साहित्यकार भी हो, नाट्यकर्मी हो, संस्कृत कर्मी हो, और लोग हो, वो एक दूसरे से सुने। यानी अगर आप सामान्य व्यक्ति के रूप में पाकिस्तान में जाएंगे तो आपका क्या स्वागत होगा, आप सोच नहीं सकते। यानी वो बिछ जाएंगे। लाहौर आप चले जाइए, आप इस्लामाबाद चले जाइए, कराची चले जाइए। मैंने कहा ना कि जिया साहब के जमाने में मैं गया तो उसके बावजूद मेरा क्या स्वागत हुआ। अरे भाई कोई भारत से आया, दिल्ली से आया, और मुझसे सब लोग पूछने लगे, अरे कैसे है हमारी वो गलियाँ, कासिम जान गली, मिर्जा गालिब का कैसा है, जामा कैसी है, कैसे हैं वहाँ के लोग, अजमेरी गेट कैसा। अरे मैंने पुरानी एक स्मृतियों का ये उन्होंने कहा जाए रेला चला है। तो कहने का मतलब ये बात हर जगह आपको मिलेगी। कितना प्यार है भारत के लिए। अफगानिस्तान आप चले जाइए, श्रीलंका चले आइए, मैंने बताया कि हिंदी से वहाँ बड़ा प्यार है। अफगानिस्तान के गाँव के अंदर तो वहाँ भारतीय फिल्में, बम्बई फिल्में, अरे क्या देखी जाती है। अमिताभ बच्चन इतना पॉपुलर है वहाँ पर। उस जमाने की 67 की बात कर रहा हूँ, अब तो और भी ज्यादा हो गया। अगर आप पाकिस्तान जब भी जाएंगे, मैं जब भी गया, आप ताजुब करेंगे हर एक पाकिस्तानी के घर में भारतीय संगीत, भारतीय फिल्म, बॉलीवुड के गाने, मुकेश, किशोर कुमार, लता, तो ये बहुत गुनगुन सुनने को मिले। लगे ही नहीं कि मैं लाहौर में बैठा हूँ या कराची में बैठा हूँ। तो ये जो है, मतलब ये कोई दिखाने के लिए तो नहीं होता। तो ये बात श्रीलंका में हमको मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, तो क्या हमारी जो लीडरशिप है वो कर सकती है, और मतलब इसमें एक बैठक सार्क को फिर से शक्तिशाली बनाया जाए। दक्षिण की जो मीटिंगें हैं वो लगातार हों, क्योंकि दक्षिण वो उसके लिए पता नहीं पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है, या एक दूसरे को सब हम लोग नेता लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। तो जरूरत इस बात की है, अगर मान लीजिए हैं फिर से एक नई शुरुआत तो करें, अब समय आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सभी दलों को एक तो है इस सब उदारता दिखाएं, और एक दूसरे संपर्क करके एक बैठक फिर से बुलाएं, और इन सारी इश्यूज को, हालांकि इसकी शुरुआत पहले राजीव गांधी के जमाने में हो चुकी थी, और तय किया गया था कि हम वीसा की समस्या का समाधान करेंगे, सरलीकरण, आवागमन की समस्या का हम सुलझाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। अब सही समय है, क्योंकि आर्थिक ये कोरोना वायरस जो है आपकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सब पर इसने डंक मारा है। सब इसके दंड से पीड़ित है। अब देखिए और भी इसके कई गंभीर परिणाम सामने आने वाले हैं, और इसमें अगर हम लोगों ने समय रहते अब इसे कोशिश नहीं की, और यहाँ लीडरशिप चाहे वो किसी भी पार्टी, क्योंकि आज बीजेपी भारत में शासन में है,
इसकी लीडरशिप को बहुत उदारता बरतने की जरूरत है, सबको साथ में लेके चलने की जरूरत है कि नहीं मैं ये अब काम नहीं चलने वाला। वो गया जमाना कि जब कोई एक लीडर के उसे काम हुआ करता था, अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब सब मिल करके बुलाएं। मोदी साहब के जमाने के शपथ समारोह में जब समय के ज़मानत नवाज शरीफ आ सकते हैं, तो फिर हम क्या फिर से कुछ नहीं कर सकते? तो मोदी जी सक्षम नेता हैं, साथ के लोगों से उन्होंने बात भी की है हाल ही में। तो क्या हम ये फिर से वो पहल शुरू करें? उनकी पहल को कोई हल्के में नहीं लेगा, मेरा पूरा विश्वास है कि करें। और यही एक एजेंडा हो कि हम पोस्ट कोरोना दक्षिण एशिया कैसा होगा, इसको लेकर के दिल्ली में या काठमांडू में या कहीं भी कोई समिट बुलाएं और उसके अंदर ये खुल करके कहें कि हाँ ये एजेंडा है, आप लोग सब मिलकर के एजेंडा तय करें कि अगले 1-2 साल में ऐसा होगा, हम एक दूसरे के संकट में इस तरह से मदद करेंगे।